अध्याय 8 है सामाजिक न्याय, समानता, दिव्यांगता, लिंग भेद, सीमांत लोग। अध्याय 8 में 8 के देख रहे हैं। सभी भारतीयों को, जितना भारतीय सभी को मतदान का अधिकार होना चाहिए। सही बात है। चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। यह कथन किनका विचार था? अम्बेडकर जी बोले थे। अम्बेडकर जी बोले थे ना कि संविधान में लिख दिए थे कि समानता को प्रमुख स्थान दिए थे। समानता माने चाहे सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी रहेगा, सभी को वोट देने का अधिकार रहेगा, इसलिए सभी वोट देगा, तो इसे समानता का प्रमुख दे दिया। उन्होंने सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का महत्व बताया। सामाजिक न्याय को बताया, समानता का प्रमुख दिए, वैल्यू दिए, और सामाजिक न्याय सभी को समाज के अनुसार जो न्याय होना चाहिए उसी के अनुसार न्याय मिलना चाहिए। अम्बेडकर जी का मानना था कि सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय तो मिलबे करेगा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का परवाह किए बिना मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। सामाजिक कुछ भी हो, सभी नागरिक को सामाजिक क्या है, आर्थिक स्थिति क्या हम नहीं जानते, बस इतना जानते हैं सभी को मतदान करने का अधिकार हो। इससे क्या होगा? लोकतंत्र सशक्त होगा और न्याय संगत हो जाएगा। न्याय संगत मजबूत हो जाएगा लोकतंत्र, और न्याय संगत होगा। न्याय बनने के सभी को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय संगत बन जाता है लोकतंत्र। भारत में अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 है। अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को उल्लंघन किया गया है? मौलिक अधिकार जो मिलल है उसमें अस्पृश्यता प्रथा हल था। तो अस्पृश्यता प्रथा के कारण ही किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया? तो समानता का अधिकार का उल्लंघन किया गया। अस्पृश्यता प्रथा के कारण क्या हुआ? समानता का अधिकार का मौलिक अधिकार है, इसी का उल्लंघन किया गया। अस्पृश्यता के कारण समानता का अधिकार के वैल्यू नहीं है। जातिगत भेदभाव को दर्शाता। अस्पृश्यता मतलब जातिगत भेदभाव को दर्शाता है। यह अनुच्छेद समानता का अधिकार धारा 14 में 14 और 17 का उल्लंघन है। समानता का अधिकार मतलब 14, 17 इसी का उल्लंघन है। समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार धारा 14 और 17 का उल्लंघन किया गया है, और 14, 17 का उल्लंघन है तो जातिगत भेदभाव को दर्शाता है। भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। अस्पृश्यता का क्या है? संविधान ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है, गैर कानूनी घोषित कर दिया है, और इसे समाज से मिटाने के लिए प्रावधान किया गया है। क्या? अस्पृश्यता जातिगत भेदभाव को दर्शाता है। समानता का अधिकार को उल्लंघन हुआ है, जो समानता का अधिकार धारा 14, 17 का उल्लंघन है। इसे अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, गैर कानूनी घोषित कर दिया है संविधान, और समाज से मिटाने के लिए बात किया गया, तब न गैर कानूनी घोषित किया है अस्पृश्यता को। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, अम्बेडकर जी ने बोलना है, प्रथम है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर। क से काका साहेब, क से कालेलकर प्रथम पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे। काका साहेब कालेलकर जो प्रथम पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे, वही प्रथम पिछड़ा आयोग 1953 में गठित होल था। जब 1953 में गठन होल था तो 53 में गठन हुआ प्रथम पिछड़ा आयोग। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में गठित हुआ, तो अध्यक्ष बनल थे पहला 53 में, तो 53 में अध्यक्ष बने। 53 में प्रथम अध्यक्ष काका साहब कालेलकर थे। अब सवाल उठा कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में गठित किया गया था, तो क्यों किया गया था? उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यही था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति को अध्ययन करना है। सामाजिक रूप से और शिक्षा के रूप में कौन कौन सा पिछड़े वर्ग कौन कौन है, उसका
स्थिति का अध्ययन करना है। काका साहब कालेलकर के अध्यक्षता में पहला अध्यक्ष बनल थे। वही प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्गों के कल्याण और आरक्षण संबंधी सिफारिश दिया। क्या कहते हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में गठन किया गया। 53 में गठन, अध्यक्ष काका साहब कालेलकर थे। फिर क्या होता है, उसका उद्देश्य यही था, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में गठन था। उसका उद्देश्य था कि सामाजिक शैक्षिक रूप से जो भी पिछड़ा वर्ग की स्थिति क्या है नहीं है उसका अध्ययन करने का अध्यक्ष बनाया गया था काका साहब कालेलकर को। आयोग ने क्या किया, पिछड़े वर्गों के कल्याण और आरक्षण संबंधित सिफारिश दिया था। पिछड़े वर्गों के कल्याण आरक्षण के बारे में बताया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषक आंदोलन नहीं है? कृषक ने किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। खेड़ा आंदोलन 1918 में था, तो किसान आंदोलन से है। नामधारी आंदोलन ये नहीं है। शतकारी आंदोलन है ना, शतकारी आंदोलन ये भी किसान से है। भारतीय किसान यूनियन, किसान नाम है तो किसान यूनियन नहीं भी करेगा। देखते हैं, खेड़ा आंदोलन 1918 में था, गुजरात में था, किसानों द्वारा किया गया था गुजरात में। शतकारी आंदोलन महाराष्ट्र में था, किसानों के द्वारा हल था। यह भी शतकारी आंदोलन भी हो गया महाराष्ट्र में, किसान आंदोलन। अगला है भारतीय किसान यूनियन, यानी भारतीय किसान यूनियन। यह भी किसानों के हित के लिए संगठनात्मक आंदोलन था। किसानों के हित के लिए सभी किसान संगठन बनाए, इसलिए संगठनात्मक आंदोलन था भारतीय किसान यूनियन। तो खेड़ा 1918 गुजरात में, शतकारी आंदोलन महाराष्ट्र में देखिए लिए, भारतीय किसान आंदोलन देखिए लिए, भारतीय किसान यूनियन संगठन बनाने के लिए यूनियन में संगठन होता। नामधारी आंदोलन पंजाब में होता। नामधारी पंजाब में नाम है तो अपना धार्मिक सामाजिक आंदोलन था, किसानिक नहीं था। धार्मिक सामाजिक आंदोलन था, इसलिए नामधारी धार्मिक सामाजिक आंदोलन पंजाब में हुआ। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया था? भारत में लैंगिक अपराध हो रहा था, लैंगिक अपराध हो रहा था, इसी से बालकों का संरक्षण करना था। तो अधिनियम कब बना? लैंगिक अपराध से बालक को सुरक्षा पाने के लिए एक कानून बना। वो कानून कब बना? तो कानून बना था 2012 में। यह अधिनियम 2012 में लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण का अधिनियम 2012 में बना। 2012 में बनने का उद्देश्य यही था, बच्चों को यौन अपराध से सुरक्षित करना, बच्चों को यौन अपराध न हो, यह ना यौन अपराध से सुरक्षा करना है। यह अधिनियम जो है, इसके तहत यौन अपराध से तो सुरक्षा करना ही है, वही यौन अपराधों के लिए कड़े दंड और न्यायिक प्रावधान किए। यौन अपराध जो करेगा उसके लिए कड़ा दंड मिलेगा और न्यायिक प्रावधान मिलेगा। बाल सुरक्षा और अपराधी के प्रति सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई। बाल सुरक्षा होना चाहिए, अपराधी के प्रति जो अपराध करेगा उसको सख्त कार्रवाई होगा। तो क्या कहते हैं, भारत में लैंगिक अपराध से बालकों को संरक्षण करना है ताकि लैंगिक अपराध न हो सके। यह कानून कब बना? 2012 में। क्यों बना? बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षित करना था, और यौन अपराध जो करेगा उसको कड़ा दंड मिलेगा और न्याय मिलेगा उसको। इसलिए बाल सुरक्षा हो जाएगा। अपराध जो करेगा उसको सख्त कार्रवाई होगा। ऐसा 2012 में कानून बना था, लैंगिक अपराध अधिनियम कानून 2012 में बनल था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनल था 2020 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NCF, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बना। उसमें राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया था? ये जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र है, राष्ट्रीय आकलन केंद्र का क्या नाम दिया गया था?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बना तो राष्ट्रीय आकलन केंद्र को 2020 में परख नाम दिया था। परख। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय आकलन केंद्र था, इसका नाम परख रखा गया था। तो पूछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित करने का प्रावधान रखा गया था। 2020 में राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित करने का प्रावधान रखा गया था 2020 में। क्यों रखा गया था राष्ट्रीय आकलन केंद्र? क्योंकि उद्देश्य यही था कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े और सीखने के परिणाम का सतत मूल्यांकन करना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े और सीखने के जो परिणाम है कितना सीखा ना सीखा उसका सतत मूल्यांकन करते रहना चाहिए। इसलिए इसका नाम परख नाम दे दिया। राष्ट्रीय आकलन केंद्र का नाम परख नाम दे दिया था। यह नीति जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह नीति के तहत शैक्षिक सुधार हो जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगा तो शिक्षा का सुधार होगा। सीखने के जो भी परिणाम आता है उसका सतत मूल्यांकन करते रहेंगे तो उसका मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत करने का कार्य करेगा। तो पूछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब हुआ? 2020 में। इसके तहत तो राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापन हुआ। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आकलन केंद्र का नाम दे दिया गया था परख। क्यों राष्ट्रीय आकलन केंद्र हुआ था? ताकि शिक्षा गुणवत्ता बढ़ेगा और सीखने जो भी सीखेगा बच्चा उसका परिणाम देख करके उसका सतत मूल्यांकन करेंगे, इसलिए परख नाम दे दिया गया था। 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नीति के तहत शिक्षा में सुधार होगा, मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत करने का कार्य भी हो जाएगा। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में हुआ था। अत्याचार निवारण अधिनियम 89 में को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रेरित किया गया था? कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित हुआ था ताकि उस समुदाय को न्याय मिल सके? अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जब होता है तो अत्याचार किसी समुदाय को हो रहा था, किस समुदाय का अत्याचार होता है उसको न्याय मिला था 1989 के तहत। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कौन से समुदाय को न्याय मिलल था? आदिवासी और दलित को मिलता। आदिवासी ट्रिबल्स दलित आदिवासी और दलित को मिलल था। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत आदिवासी और दलित समुदाय को न्याय मिलल था 89 में। अत्याचार निवारण अधिनियम निवारण है तो निवारण होगा। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में किसको निवारण होल था? दलित लोग आदिवासी के अधिकार के रक्षा होल था, वही अधिकार की रक्षा के लिए लाया गया था। अत्याचार निवारण अधिनियम दलित और अत्याचार आदिवासी दोनों का अत्याचार होता है, इसलिए इसका निवारण करने के लिए इसलिए दोनों का अधिकार की रक्षा के लिए लाया जाता है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में। इसका उद्देश्य यही था। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में था तो इसका उद्देश्य था कि इन समुदाय को चाहे दलित रहे या आदिवासी रहे उन समुदाय पर होने वाले जातिगत अत्याचार और भेदभाव को रोकना। कोई ना कहे कि दलित है तो आदिवासी है। दलित और आदिवासी जातिगत अत्याचार न होना चाहिए और भेदभाव को रोकना था, इसलिए अत्याचार निवारण अधिनियम 89 में आया 1989। अधिनियम के तहत अपराधी के खिलाफ कड़े दंड निर्धारित किए गए थे। जो भी अपराधी कहेगा कि दलित आदिवासी जातिगत अत्याचार करेगा, भेदभाव करेगा, उसको कड़ी से कड़ी दंड मिलेगा। यह कानून सामाजिक न्याय, समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण है। इससे समाज में न्याय मिलेगा तो सामाजिक न्याय का मतलब जो समाज के अनुसार जो न्याय मिलना चाहिए वही सामाजिक न्याय और समानता भी हो जाएगा। सब एक दूसरे से कोई कम बेसी भेदभाव नहीं करेगा। तो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में हुआ। दलित और आदिवासी के अधिकार की रक्षा के लिए लाया गया था ताकि जातिगत अत्याचार भेदभाव रुक सके और अपराध जो जातिगत भेदभाव करेगा वो अपराध कहलाएगा। वो अपराधी के खिलाफ कड़ा दंड मिलेगा तो अपराधी जातिगत भेदभाव खत्म होगा तो सामाजिक न्याय हो जाएगा, समानता हो जाएगा सब में। निम्नलिखित में से कौन सी नीति है, नीति का नाम बताना, जो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करती है? सामाजिक न्याय देखे ना अभी, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करता कौन सा नीति बना करके? ये भी दोनों, यानी कि सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित सरकारी नौकरी रहेगा। हालांकि यह भी है
ये जो पीछे पर है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत भी सामाजिक न्याय और असमानता सुनिश्चित की गई थी। कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है ताकि समाज में जो न्याय है उसको प्रोत्साहन मिल सके? कौन सी नीति द्वारा? सरकारी नौकरी में सूचीगत दलित परिवार को भी, यानी दलित जाति को और आदिवासी को, उम्मीदवार को आरक्षण दे दीजिएगा तो दलित लोग आगे निकलने के चक्कर में प्रोत्साहन, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा। ये भी बात सही है, दलित लोग आगे निकलेगा नौकरी के मामले में तो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करके, न्यूनतम मेहनताना मतलब क्या, जितना कम हो सके मेहनत कीजिए, वही है। अब पैसा ये नहीं 12 घंटा नहीं 8 घंटा। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलता है। आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं मिला दलित को, आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर प्रदान करना। जो समाज में और शिक्षा में जो लोग पिछड़ गए हैं उस पिछड़े वर्गों को अवसर दीजिए कि ताकि आगे निकल सके, इसलिए वही आगे निकलने के जो अवसर दे रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम, वही आरक्षण हो गया। न्यूनतम मेहनताना कानून लगाना चाहिए ताकि आर्थिक असमानता कम करके कामगारों को अधिकारों की रक्षा करता है। न्यूनतम मेहनताना कानून जो है आर्थिक असमानता कम करता है, आर्थिक असमानता कम करके कामगारों के अधिकार जो है उसकी रक्षा करता है। ये दोनों नीतियाँ जो है आरक्षण वाला और न्यूनतम मेहनताना वाला जो नीति है, दोनों की दोनों नीतियाँ सामाजिक न्याय और समानता देखने को मिलता है। सामाजिक न्याय हो जाएगा, सभी में एक दूसरे के समान रूप से अवसर मिल जाएगा। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम लाए गए 2005 के संशोधन में निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराता है? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम बनता है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम बना 2005 के संशोधन हुआ, इसमें क्या मुहैया कराया गया था? जब हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम आया था 2005 के संशोधन में, इसमें बात बोला जाता है कि महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी मिलना चाहिए। कोई भी महिला रहेगा उसको भी अपने परिवार के संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगा, केवल बेटे का ना मिलेगा, महिला को भी। यही हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम आया था 2005 में। – 2005 के संशोधन ने लाता है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। इसमें बोलता है कि महिलाओं को भी पिता के संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। 2005 के संशोधन में, उसका नाम है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। इससे पारिवारिक संपत्ति में लैंगिक असमानता खत्म हो जाएगा। परिवार में जो है पारिवारिक संपत्ति में लैंगिक समानता सुनिश्चित की गई, मतलब लैंगिक समानता को बराबर माना गया। यह संशोधन महिला का अधिकार और सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा। महिला का अधिकार को मजबूत और समाज में जो न्याय मिलना चाहिए वो मजबूत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण, जेंडर स्टेरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? कौन सा विज्ञापन का नाम बताना? विज्ञापन में प्रचार, कौन सा प्रचार है जो रूढ़िवादी चित्रण को उदाहरण नहीं? रूढ़िवादी चित्रण मतलब कि रूढ़िवादी के जेंडर स्टेरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। यही तो है ऑप्शन सी, यानी कि स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन कर रहा है एक लड़की फुटबॉल खेलती है। स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती है। स्पोर्ट जूता का विज्ञापन होना ना, स्पोर्ट जूता का प्रचार कर रही है तो उसमें एक लड़की फुटबॉल खेल रही है और फुटबॉल खेलते हुए जूता का प्रचार कर रही है पहन करके। यही जेंडर स्टेरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादी चित्र नहीं है। आगे देखते हैं। लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, लिपस्टिक के प्रचार हो रहा है और महिला मेकअप करके बता रही है। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला पति के द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना। गाड़ी के विज्ञापन
पर का प्रचार हो रहा है, दिखा रहा है कि महिला जो गाड़ी से पति को छोड़ रही है ऑफिस जाके। चाय के विज्ञापन में माँ का सुबह चाय बनाना, चाय का प्रचार करते हुए कि माँ अपना चाय बनाते हुए दिखा रही सुबह में। देखते हैं ए बी डी ये सब तीनों का है। लिपस्टिक का प्रचार कर रही है महिला, और लिपस्टिक का प्रचार कर रही है तो मेकअप करते हुए दिखा रही है। जूता का भी प्रचार कर रही है तो लड़की फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे जूता में। चाय का प्रचार कर रही है तो माँ सुबह सुबह चाय बना कर दिखा रही है। ये सब लैंगिक रूढ़िवादिता है ना, रूढ़िवादी चित्रण, लैंगिक रूढ़िवादिता को दिखा रहे सब तीनों। और सी में है लड़की समान अवसर और सक्रियता का प्रदर्शन करती है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। रूढ़िवादी चित्रण ये नहीं है, क्योंकि ये नहीं है क्योंकि स्पोर्ट जूता के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेल रही है। अब फुटबॉल खेल रही है तो इसका मतलब कि लड़का लड़की दोनों फुटबॉल खेलेगा, दोनों खेलेगी और प्रचार भी हो जा रहा है। इससे रूढ़िवादी नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि समान अवसर सक्रियता का, सभी को समान अवसर मिल सकता है फुटबॉल खेल, लड़का लड़की दोनों को। चाय में नहीं दिखा रहा है, इससे पता चल रहा है कि लड़की चाय बनाती है। देख लीजिएगा इसको सोच समझ के। आदिवासी विषय परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी कौन? आदिवासी को हम लोग विषय का परिचय कराना है, आदिवासी के बारे में बता रहे हैं, तो कौन सा सम्मानजनक नीति होगी ताकि उस नीति से आदिवासी जान सके। सामाजिक आदिवासी के बारे में जानने के लिए हम लोग उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना होगा। आदिवासी को हम लोग बताना चाहते हैं तो सबसे पहले संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्र दिखाना होगा। चित्र दिखा कर पता चलेगा कि यह संपन्न शक्तिशाली है। नृत्य के पर्दा पर नहीं कर सकता है। जनजाति गाने और नृत्य के पर्दा पर दिखाना गलत। आदिवासी देहाती भूतकाल पर चर्चा करना गलत। आदिवासी को सख्त और योग्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना सम्मानजनक है। आदिवासी को क्या करना है? सशक्त और योग्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना, यही सम्मानजनक होता है। केवल पारंपरिक या आदिम चित्र से गलत धारणाएं बन सकती है। केवल पारंपरिक और आदिम चित्र लगाइएगा तो पारंपरिक और आदिम चित्र से गलत धारणा भी बन सकता है। यह दृष्टिकोण उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को सही तरीके से प्रस्तुत करता है। आदिवासी को सशक्त योग्य व्यक्ति के रूप में दिखाना चाहिए और केवल पारंपरिक आदिम चित्र से गलत धारणा भी बन सकता है। आदिम देहाती से भूतकाल पर चर्चा करना गलत है। यह दृष्टिकोण उनके सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को सही तरीके से प्रस्तुत करता है। सशक्त योग्य व्यक्ति से क्या होता है? सामाजिक और सांस्कृतिक का महत्व का पता चलता है आदिवासी का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? रूढ़िबद्ध लिंग जेंडर मतलब कि रूढ़िबद्ध होला धारणा को चुनौती देता है। पीछे पढ़ते हैं कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी है? रूढ़िवादी चित्र जेंडर स्टेरियोटाइप है, रूढ़िवादी है। अब ये क्वेश्चन है लिंग जेंडर। लिंग कौन सा लिंग है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग मतलब जेंडर लिंग रूढ़िबद्ध है? रूढ़िवादी नहीं है, रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है। महिलाएं जो है जिम्मेवार वाहन चालक होती है, यही लिंग रूढ़िवाद जो धारणा है उसको चुनौती देती है। महिलाएं फैशन परस्त होती है, गलत, फैशन परस्त नहीं। महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती है,
तो रूढ़िबद्ध हो जाएगा, रूढ़िवादी हो जाएगा। महिलाएं बहुत भावुक होती है, गलत। ए सी डी तीनों जो है जेंडर स्टोरियो टाइप है, जो रूढ़िवादी, जो पीछे पड़े हम लोग रूढ़िवादी है ना। ये तीन महिलाएं फैशन परिस्थिति है, ये रूढ़िवादी होता है। ऐसा रूढ़िवादी मतलब का, रूढ़िवादी का मतलब क्या है, जेंडर स्टेरियो टाइप का मतलब होता है कि शुरू से लोग मन में बैठा लेता है रूढ़िवादी में कि महिलाएं फैशन होती है। महिलाएं पालन पोषण करने वाली होता है, बच्चा का पालन पोषण करती है। महिलाएं भावुक होती है, तुरंत रो देती है, तुरंत किसी के भाव में बहक जाती है। ये रूढ़िवादी है, यानी कि जेंडर स्टोरियो टाइप है। अब यह कह रहा है रूढ़िबद्ध, पूछ रहा बद्ध है, वादी नहीं, रूढ़िबद्ध है, वो भी लिंग रूढ़िबद्ध है। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है, जिम्मेवार वाहन चालक होती है। बी बोलता भी महिला को सक्षम और जिम्मेदार भूमिका में प्रस्तुत करता है। महिला को सक्षम और जिम्मेदार भूमिका में प्रस्तुत करता है। कोई महिला को सक्षम बनाना और महिला को जिम्मेदार भूमिका बनाना, किसी के प्रति जिम्मेदार बनाना, वही हो गया। मतलब महिला जिम्मेदार वाहन चला रही है, मतलब सक्षम है ना, जिम्मेदार भूमिका निभा रही है, गाड़ी चला करके सक्षम है गाड़ी चलाने में, वही महिला जिम्मेदार वाहन चलाती है, चालक है। इसलिए लिंग रूढ़िवादी में आ जाएगा। यह सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर रूढ़ियों को चुनौती देता है। सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब कि महिला सक्षम और जिम्मेदार बन रही तो सकारात्मक दृष्टिकोण हुआ, इसलिए रूढ़ियों को चुनौती दे रही महिला। वन अधिकार कानून 2006 में लगल था। अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? माने वन अधिकार कानून 2006 में लगल था कि वन अधिकार कानून 2006 में, इसमें किस वन अधिकार कानून अधिनियम 2006 में बना, किस अधिकार को स्वीकार किया गया था? इसमें अनुसूचित जनजाति जो है, आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग, उन्हीं को चलते वन अधिकार कानून 2006 में बना। और कहा गया कि इसमें स्वीकार किया गया अनुसूचित जनजाति यानी एसटी लोग को। वन अधिकार अधिनियम 2006 के मुख्यतः अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण समुदाय को उनके पारंपरिक वन अधिकार को सुरक्षा देता है। देखिए, अनुसूचित जाति भी नहीं, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग भी नहीं है ना, EBC में नहीं आता है, यानी ये आता है अति पिछड़ा हुआ जाति भी नहीं है, अनुसूचित जनजाति आता है, और ग्रामीण समुदाय के पारंपरिक वन अधिकार को सुरक्षा के लिए बनाया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 में आता है, बोलता है कि अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण समुदाय, जनजाति और ग्रामीण समुदाय के जो पारंपरिक वन है उस वन को सुरक्षा किया जाए, यही 2006 बोलता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 को लाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि आदिवासी रहे या वनवासी रहे, है ना। आदिवासी वन निवासी मतलब जनजाति हो गया, अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण समुदाय सब आएगा, आदिवासी भी आ जाएगा। इनके भूमि और संसाधन अधिकार को मान्यता देना। आदिवासी हो या वन निवासी हो, वन निवासी में अनुसूचित जनजाति रहे या ग्रामवासी रहे, सभी को या आदिवासी को, सभी को भूमि दो, और भूमि और संसाधन जितना है जंगल में उस सब संसाधन अधिकार को मान्यता देता है 2006 अधिनियम। यह कानून जो है वन अधिकार कानून अधिनियम 2006 बना, वो कानून में सामाजिक न्याय और वन आधारित जीवन के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता है। सामाजिक न्याय मिल जाता है सभी को समाज में न्याय एक प्रकार से मिल गया कि जो मन जब तर्जी करो, और वन आधारित जीवन जीने के लिए भी उनको व्यवस्था मिल गया। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कर रहा है
कार्य कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति, समाज में जो न्याय मिलता है सभी को, उस सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कैसे? आंसर है इसमें ए का मतलब ABC। सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को देखा जाए, सामाजिक न्याय के प्रति देखा जाए और संवेदनशीलता को देखा जाए, इसको सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कैसे? कक्षा में बताना है। तो कक्षा में हम लोग विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श करके समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल कर देंगे। कक्षा में विचार विमर्श करेंगे और समकालीन जन आंदोलन जो हो रहा है उसका और पक्ष समर्थन की कहानियों को दोनों को शामिल कर देंगे। इसलिए पुराने जन आंदोलन समर्थन को सुनकर के बाद सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील हो जाएगा बच्चा लोग। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भ को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देख करके, भारतीय सामाजिक परिवेश में कैसा लोग रहते हैं उसको ऐतिहासिक संदर्भ को देख करके गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देख करके हम लोग सामाजिक न्याय के प्रति बच्चों को संवेदनशील करेंगे। अगला है सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधान को कक्षा में चर्चा करेंगे। सामाजिक न्याय के आधार पर जो भी संविधान में लिखल गया है, समाज के न्याय के बारे में जो भी संविधान में लिखल है, वो संवैधानिक न्याय प्रावधानों को कक्षा में चर्चा करके शामिल करेंगे। इसलिए तीनों सही है। देखते आगे। ABC तो सकारात्मक संवेदनशील शिक्षण पद्धति अपनाते हैं, ABC है ना। ये सब का हुआ ABC तीनों जो हम लोग देखे है ना, ये सब सकारात्मक हो गया और बच्चा लोग सकारात्मक रूप से सोचेंगे और संवेदनशील शिक्षण पद्धति को अपना लेंगे। ये विधियाँ जो है कक्षा में जो चर्चा कर रहे हैं वो छात्रों में सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक होगा और समझ पैदा होगा कि बच्चे लोग समझेंगे कि पहले ऐसा करते थे वैसा करते थे। इसलिए छात्रों में सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता होगा और समझ पैदा हो जाएगा चर्चा करने से। D नकारात्मक अनुसूचित है। डी इसमें देखें हम लोग, कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देना तुरंत ही गलत हो जाएगा। इसलिए D जो है नकारात्मक अनुसूची है, जो संवेदनशील को बढ़ावा नहीं देता है, घटा देता है। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, तो सिर्फ लड़की को कहा जा रहा है, ऐसा गलत लड़कों सजाता है। इसलिए रूढ़िवादिता का मतलब होता है लोग बच्चा जन्म लेगा तैसे जान जाता है कि लड़की ले है तो ये काम करेगी। तो सिर्फ लड़की को कक्षा बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, ऐसा कोई नहीं जानता पहले से, कोई भी कर देगा। इसलिए ये उदाहरण नहीं है। अगला देखते हैं। हालांकि लड़का लोग कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां और लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। सही बात, लड़का लड़की को दोनों को सहभागिता का प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कक्षा में दबदबा रहता है लड़के लोग के। ऐसा पहले ही से लोग जानता है कि लड़का का शक्ति ज़्यादा है, दबदबा रहता है। इसलिए यही रूढ़िवादिता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों लड़कियों को अलग अलग पंक्ति में बिठाना होता है। यह भी रूढ़िवादिता के है। जानता है लोग लड़का लड़की के अलग लाइन होता है, पहले ही से जानता है। जो पहले से जानता है वही रूढ़िवादी होता है, रूढ़िबद्ध नहीं, रूढ़िवादियाँ। लड़कों लड़कियों में अलग अलग पंक्ति में बैठाना होता है। सिर्फ कह दे रहे गलत यहाँ। सिर्फ लड़के को फुटबॉल
चलिए ना, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सही बात है, यही रूढ़िवादिता है। अधिकतर लोग कहता है कि लड़का है तो हाँ सिर्फ लड़के को फुटबॉल में टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए कहा जाए, ये रूढ़िवादिता का अंतर है। ACD जो पीछे पड़े हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जो पहले ही जान जाता है कि बात चाह हमारा करेगा ये काम। B में समान अवसर और सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। B जो है इसमें B जो हम लोग देखें भी, हालांकि लड़के के कक्षा के चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। देखिए यहाँ पर हम लोग बोल दिए थे दबदबा बना रहता है, यहाँ तो सही है, लेकिन प्रोत्साहित किया जा रहा है लड़का लड़की दोनों को, तो समझ दोनों को समान इज्जत दिया जा रहा है ना। इसलिए यहाँ पर रूढ़िवादिता नहीं है, दोनों के यहाँ पर। आंसर कौन हो जाएगा? BA होगा आंसर BA है। यहाँ पर समान अवसर और सहभागिता को समान अवसर दिया जा रहा है सभी को कक्षा में, और सभी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसलिए समान अवसर और सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह दृष्टिकोण जेंडर स्टेरियोटाइप को चुनौती देता है। यहाँ से स्टेरियोटाइप है ना, रूढ़िवादिता जो है, यह रूढ़िवादियों जो जन्म लेता है बच्चा ना, पहले जान जाता है कि लड़का है तो काम कर, लड़की काम करता, वही रूढ़िवादी हो गया। और समान अवसर सहभागिता को पसंद देना कि दोनों की इज्जत समान रूप से देखते हैं। अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में है, जो समानता के अधिकार को उल्लंघन करता है, उल्लंघन को रोकता है या उल्लंघन करता है, इस पर संविधान ने गैर कानूनी रोक लगा दिया है। अस्पृश्यता संदर्भित करती है के आधार पर भेदभाव को और जाति वाला भेदभाव को अस्पृश्यता को अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत होता है जाति के कारण, जाति भेदभाव होता है, इसलिए समानता, जाति भेदभाव होता है, समानता का अधिकार नहीं है, इसलिए समानता का हो या जाति का हो, इसको भेदभाव रोकता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का संबंध जातिगत भेदभाव से है, यह सामाजिक व्यवस्था में नीची जाति के खिलाफ भेदभाव को दर्शाता है। सामाजिक व्यवस्था में देखा जाए नीच जाति के खिलाफ भेदभाव कराता है अस्पृश्यता, इसलिए इसको अंत 17 के अनुच्छेद लगा करके गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसको जातिगत भेदभाव से है, सामाजिक व्यवस्था में नीची जाति के खिलाफ भेदभाव दिखाता है, इसलिए 17 के अनुसार गैर कानूनी घोषित कर दिया है, अस्पृश्यता के अंत कर दिया है। अनुसूचित जाति के लिए कितने सदस्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए संसदीय में लोकसभा के चुनाव में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण कितना है? 84% है। अनुसूचित जाति है, जनजाति नहीं है। अनुसूचित जाति जो है इसके लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होगा, उसमें 84 को सीट फिक्स है, आरक्षण है, यानी कि SC के लिए। भारत में अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ही हो गया। संसद में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 84 को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। संसद में भी SC के लोग जाएगा तो उसके लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जितना होगा, तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 84 को सीट है, इसी में जीत करके SC के लोग संसद में जाएगा। यह आरक्षण की व्यवस्था है जो जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया जाता है, जनसंख्या अनुपात के आधार पर है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक समावेश को बढ़ावा मिले। पूछे भारत में अनुसूचित जाति के लिए संसद में उचित प्रतिनिधित्व लाने के लिए 84 को सीट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कर दिया गया है। यह आरक्षण जो दिया गया जनसंख्या अनुपात के आधार पर है, जनसंख्या अनुपात के आधार पर है। काहे लग दिया गया सीट आरक्षण 84 को SC के लिए? क्योंकि सामाजिक न्याय मिलेगा, समाज में सभी को एक तरह का न्याय मिलेगा, कोई कम भेद होना समझे, और राजनीतिक समावेश को बढ़ावा मिलेगा, राजनीतिक समावेश को बढ़ावा मिल जाएगा।